तो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th की एनसीईआर जो है चैप्टर नंबर, आप कह लो कि चैप्टर नंबर तो क्या, एक चैप्टर है फेडरलिज्म, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे इसको कि आखिर क्या कहना चाहता है चैप्टर ये। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि जैसे कि ये एनसीईआरटी, क्योंकि मेरा मेन मकसद यही है कि मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊँ। तो एनसीईआरटी में दोस्तों लाइन शुरू होती है यूएसएसआर से, कि आखिर यूएसएसआर है या चेकोस्लोवाकिया है या फिर यूगोस्लाविया है, या आखिर कंट्रीज टूटी कैसे। एक टाइम पे बहुत बड़ी कंट्री थे बट ये टूटी कैसे। और एक कंट्री है हमारा सबका फेवरेट पाकिस्तान। पाकिस्तान भी एक टाइम पे बहुत बड़ा कंट्री था बट ये टूटा कैसे, है ना, इसको पढ़ेंगे। पाकिस्तान टूटा कैसे, तो इसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों एक पावर ये चीज़ ये बताते हैं इसमें है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कि कुछ लोगों के हाथ में पावर जब आ गई तो उन लोगों ने समझा किसी को नहीं। तो समझते हैं इसको है कि ओवर सेंट्रलाइजेशन, कि कुछ इंस्टीट्यूशन में ये पावर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हो गई इसीलिए। अब क्या मतलब समझो, जैसे कि इंडियन पॉलिटी या कह लो पॉलिटी में दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है फेडरल फीचर्स, फेडरल पॉलिटी, और एक होती है यूनिटरी पॉलिटी, यूनिटरी पॉलिटी। अभी दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें होता है जैसे मान लो भारत एक कंट्री बहुत बड़ा है, ठीक है, वो तो है ही है। तो इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ होती है, यूनिटरी वाले में सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ होगी और ये अपने हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से रीजनल कंट्रीज में रीजनल पावर को, रीजनल गवर्नमेंट को बनाएगी और बिगाड़ेगी। जितनी पावर देना होगा ये देगी, ठीक है। बट फेडरल फीचर में दोस्तों क्या होता है, फेडरल फीचर में कुछ अलग होता है। क्या होता है फेडरल फीचर में, फेडरल पॉलिटी में, कि एक रिटन डॉक्यूमेंट में लिखी बातें होती हैं कि हाँ ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं और ये पावर स्टेट गवर्नमेंट की है, मतलब कि रीजनल गवर्नमेंट की हैं। और उन पावर को कोई भी, ना ही स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को टच कर पाएगी, सब्जेक्ट को टच कर पाएगी, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल गवर्नमेंट की पावर को टच कर पाएगी। मतलब अगर किसी ने ऐसा किया तो जुडिशरी जो है वो सामने आ जाएगी। जुडिशरी उस बिल को, उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को क्वाश कर देगी, मतलब ख़त्म कर देगी। तो जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है फेडरल पॉलिटी में। क्यों? क्योंकि ये डिस्प्यूट जो है स्टेट और स्टेट के बीच में, डिस्प्यूट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट के बीच में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत में अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यूनियन गवर्नमेंट है, जो कि हेडक्वार्टर्ड कहाँ पे है, दिल्ली में, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन सी हैं, जैसे कि यूपी गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट जो कि चेन्नई में है, और आप कह लो कि आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, ऐसी सारी गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे है। तो अब इन यूनियन गवर्नमेंट का जो पावर है विज़ावी यूपी गवर्नमेंट वो मेंटेन रहे, विज़ावी तमिलनाडु गवर्नमेंट वो मेंटेन रहे। कल को ऐसा ना हो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट का एक क्षेत्र जो है उसको, उसके जो है एक एरिया में पावर, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना रही है जबकि इसको कोई अधिकार भी नहीं है बनाने का, तो ये दिक्कत वाली बात होगी। तो इसको रोकेगा कौन? आखिर कोई तो ऐसा होना चाहिए जो ये बताए कि भैया ये तुम्हारी पावर नहीं है, तुम इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। तो वो दोस्तों हमने, आप कह लो कि एक तरीके से जुडिशरी को काम दे रखा है कि अगर कभी भी ऐसी बात आई तो आप इसको रिजॉल्व करवाओगे, आप इसका समाधान निकलवाओगे। ये कहाँ लिखा है? ये भी संविधान में लिखा है। तो संविधान में किसने लिखा है? संविधान निर्माताओं ने लिखा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में लिखा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव राव अंबेडकर, अंबेडकर जी की अध्यक्षता में लिखा गया था, क्योंकि ड्राफ्टिंग, ये संविधान की ड्राफ्ट जब हो रहा था उसके ये चेयरपर्सन थे, ठीक है। तो इन्होंने पूरा एक तरीके से बना दिया था कि एक हमारी स्टेट गवर्नमेंट होगी
बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एक होगी, ऑब्वियसली इसके पास पावर ज़्यादा होगी, और फिर इन दोनों के बीच में पावर बैलेंस बना रहे, इसलिए जुडिशरी को हम पावर देते हैं। जुडिशरी जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले, और इसके जो जजेस होंगे वो इतने, इनके पास पावर बहुत होगी, इनको हटाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसीलिए, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट पे ताकत कानून बनाए और वो सब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कुछ कर भी ना पाए। तो इसीलिए दोस्तों देखते हुए ये सब किया गया है, ठीक है। तो जुडिशरी को बहुत पावर दी गई है इसीलिए, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं कि फेडरल फीचर्स होते क्या हैं, और दोस्तों इन सब का जो मतलब क्या, आखिर क्यों पावर दी गई है। बिकॉज वो चाहते थे कि कोई सरकार चाहे रहे ना रहे, हमारा इंडिया हमेशा बना रहे, है ना। उनका मकसद एक ही था कि इंडिया हमेशा बना रहे। अब दोस्तों फेडरल फीचर्स होते क्या क्या हैं, थोड़ा ये देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म, ठीक। तो दोस्तों पहला फीचर तो ये होता है कि कुछ जैसे पावर, जैसे भारत में देखा जाए तो यूपी गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट, चेन्नई जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, नागालैंड गवर्नमेंट, मिजोरम गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, लक्षद्वीप गवर्नमेंट, ऐसी सारी गवर्नमेंट जो है वो रीजनल गवर्नमेंट है, ठीक। और उसके ऊपर कौन है, मतलब उसके ऊपर क्या, उसके साथ में कौन है उसका बड़ा भाई, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, नई दिल्ली में है। और अच्छा यहाँ पे और भी सारी गवर्नमेंट जैसे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट है। तो ये है रीजनल गवर्नमेंट। अब इन दोनों के पास पावर जो है, इन दोनों लेयर्स में पावर जो है, अगर कभी भी डिसबैलेंस होता है या झगड़ा होता है या डिस्प्यूट होता है तो उसको सुलझाएगा कौन, जुडिशरी, ठीक है। तो ये है। अच्छा कई भारत में क्या है कि नागरिकता एक ही है, नागरिकता जो है भारत में कि आप सिटीजन सिर्फ इंडिया के हो, ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासन के लिए, ताकि अच्छे से हमारी कंट्री फंक्शन कर पाए, इसलिए बनाया गया है। क्योंकि इंडिया तो पहले भी एक था, तो हमारे केवल कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से इसको ऐसा बनाया गया है कि हाँ हमारा में नागरिकता एक ही है। आप यूपी के ऐसा नहीं कि आप यूपी के नागरिक हो, तमिलनाडु के नहीं हो, नहीं, आप नागरिक सिर्फ भारत के हो। आप चाहे यूपी के रहने वाले हो, आप तमिलनाडु में बस सकते हो। कुछ साल बाद में आप वहाँ की डोमिसाइल ले लो, फिर आप वहाँ पर आप वोट करने लगो, वहाँ के विधायकों को, वहाँ के सांसदों को वोट करने लगो, तो आप तमिलनाडु के हो जाओगे। मतलब आप हो तो इंडिया के ना, तो बस यही मैटर करता है। बट यूएसए में दोस्तों ऐसा नहीं है। यूएसए में आप यूएसए के नागरिक हो, मतलब अमेरिका के नागरिक हो, और साथ में वहाँ पे जो 50 स्टेट्स हैं आप उसके भी नागरिक हो। जैसे जिस तरीके से इंडिया में सबसे पॉपुलस स्टेट इंडिया की कौन सी है, सबसे आबादी वाली, वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। वैसे ही यूएसए में कौन सी स्टेट है, कैलिफोर्निया स्टेट है। अब ये मोस्ट पॉपुलस दोनों ही, यूपी जो है वो इंडिया की सबसे पॉपुलस है और कैलिफोर्निया जो है यूएसए की सबसे पॉपुलर। बट एक जो सिटीजन है वो यूएसए का सिटीजन है, इसके पास दो आईडी कार्ड होंगे, और वो कैलिफोर्निया का भी सिटीजन है। तो ऐसा भारत में नहीं है, भारत में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप अलाउड है। और दूसरा बात दोस्तों है कि यहाँ पे पहली बात है कि सिटीजनशिप एक है, क्योंकि दोनों पॉलिटी हैं। एक रीजनल लेवल पे पॉलिटी है, एक रीजनल लेवल की गवर्नमेंट है, और एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है। बट यहाँ पे एक ही सिटीजनशिप है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे ये है, अगर मैं करूँ यहाँ पे, तो दो आइडेंटिटीज़ हैं, दो आइडेंटिटी आपके पास है। एक आप स्टेट के हो, जैसे भारत में मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली वाला हूँ, मैं मुंबई वाला हूँ, मुंबईकर हूँ, या मैं कन्नड़ा हूँ क्योंकि मैं कर्नाटक में रहती हूँ, या मैं तमिल हूँ, तमिलनाडु में रहता हूँ, ऐसी हैं। और एक तो खैर इंडिया की है, हालांकि वो आइडेंटिटी हैं, वो सिटीजनशिप नहीं है। वो सिर्फ इंसान लैंग्वेज के आधार पे बोलने के लिए बोल सकता है, बाकी वो फॉर्मली ऐसा कुछ भारत में नहीं है, ठीक है। तीसरी बात दोस्तों क्या है कि दोनों के पास जो पावर है वो सब्जेक्ट में डिवाइडेड है, कि किस, जैसे कि प्रशासन करने के लिए, शासन करने के लिए आपको बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसे कि सिटी प्लानिंग होनी है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्लानिंग होती है, कि स्कूल बनेंगे नहीं बनेंगे, है ना। इस तरीके की बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं काम करने के। तो इन्होंने क्या किया कि सब्जेक्ट को डिवाइड कर लिया है
कि सेंट्रल लिस्ट इतने सारे विषयों पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार काम करेगी, फिर एक अलग लिस्ट है इस पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट लिस्ट काम करेगी, और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पे कोई दोनों पावर काम कर सकती हैं, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का फ़ायदा कि उसमें पहले से ही लिख दिया गया है कि किस सब्जेक्ट पे कौन पावर बना सकता है। जैसे मान लो कल को इंडिया और यूएसए की कोई डील होनी है, इंडिया चाइना की या इंडिया यूएसए की, तो इस पर कौन बनाएगा कानून? ऑब्वियस बात है कि इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि कोई स्टेट क्यों बनाएगी इस पर काम। मान लो कल को रेलवे का बनाना है, अब दिमाग लगाओ कौन बनाएगा। अब रेलवे यूपी से होते हुए मध्य प्रदेश होते हुए तमिलनाडु तक जाएगी ये, तो 3 स्टेट में जाएगी ये, तो इस पे कानून कौन बनाएगा? ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। क्यों? क्योंकि ये पूरा पैन इंडिया लेवल की बात है। या कह लो कि आप कल को स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स में कौन बनाएगी? अब इंडियन स्पोर्ट्स में रोहित शर्मा आते हैं महाराष्ट्र से, विराट कोहली आते हैं दिल्ली से, है ना, ऋषभ पंत आते हैं उत्तराखंड से। तो ऐसे में जो है ये सब कानून बनाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं, है ना, डिफेंस जैसे ले लो आप, डिफेंस हो गया, हेल्थ हो गया, जो हेल्थ मिनिस्ट्री, तो जो ये नेशनल लेवल की बातें हैं उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी। और जो लोकल लेवल की बातें हैं, जो मतलब कि उस रीजन में पर्टिकुलरली, तो वो कौन बनाएगा? उस स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में ये बात आएगी। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट हैं कौन कौन बनाएगा पावर, ये सब लिखा रखा है संविधान में, ऐसा नहीं कि सब हवाबाजी है, तो इसको लिख रखा उन लोगों ने है। ठीक है, ज़बरदस्ती अगर किसी ने भी किसी के सब्जेक्ट पे कानून बनाया तो जुडिशरी सामने आ जाएगी और उस बिल को रिजेक्ट कर देगी, या उस बिल के उतने पार्ट को जुडिशरी रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, अब दोस्तों एक एग्जांपल समझते हैं नाइजीरिया का। नाइजीरिया कंट्री का एग्जांपल एनसीईआरटी में लिख रखा है, तो पढ़ना पड़ेगा हमको, बिकॉज हम लोग एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं 1914। और दोस्तों हमारा ये जो पढ़ रहे हैं चैप्टर को, ये मैं पॉलिटी आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। तो सारी पॉलिटीज़ में नहीं पढ़ाऊँगा मैं आपको, बिकॉज हमारा मेन एम ही है कि मैं सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊँ। मेन पॉलिटी पढ़नी है तो आपके लिए अलग वीडियोज़ आएंगी, ठीक है, जिसमें कि पूरी पॉलिटी कवर होगी आपकी, तो उसके लिए देखेंगे बाद में हम लोग। तो दोस्तों कंट्री है नाइजीरिया, अफ्रीका में। अब नाइजीरिया का नॉर्थ पार्ट, नाइजीरिया का जो है नॉर्थ वाला पार्ट और साउथ वाला पार्ट, ये 2 पार्ट थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पर हुकूमत कर रही थी 1914 तक हुकूमत थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। अब क्या हुआ कि इन लोगों ने 1950 में डिसाइड किया कि भैया नहीं, इब्दान कॉन्फ्रेंस में, इब्दान कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फ्रेंस जो उनकी हुई है, उस पर डिसाइड किया इन लोगों ने कि भैया हम तो एक फेडरलिज्म बनाएंगे, फेडरलिज्म बनाएंगे। 3 इतने ग्रुप थे, 3 प्रकार के लोग थे, ईबो, योरुबा और हाउसा फुलानी। हाउसा फुलानी, ये 3 ग्रुप्स थे और इन्होंने कहा कि हम बनाएंगे। इनका कंट्रोल था वेस्ट में अक्सर, और इनका था ईस्ट में, इनका था नॉर्थ में। तो इस तरीके से इनका रोल था। बट क्या हुआ कि जब फेडरलिज्म बना, फेडरेशन बना, तो इन लोगों ने क्या किया कि एक दूसरे के क्षेत्र में जा कर के इन्होंने इन्फ्लुएंस अपना बढ़ाना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, लोगों में इनसिक्योरिटी पैदा हुई। फिर बाद में क्या हुआ, मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया और मिलिट्री ने अपना रिजीम बढ़ा लिया। 1960 में दोस्तों हुआ क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट और प्लस स्टेट गवर्नमेंट ने, दोनों ने मिलकर के क्या किया कि पुलिस को कहा हम कंट्रोल करेंगे। दोनों ने कहा कंट्रोल हम करेंगे। तो दोस्तों ऐसा ही होता है कि जब आप अच्छे से लोगों का सम्मान नहीं करते, तो यही होता है कि लोगों, जो दूसरे स्टेट के लोग हैं उनको भी सम्मान करो आप, तो आपका कंट्री अच्छे से चलता है। तो 1979 में दोस्तों क्या हुआ, डेमोक्रेसी को हालांकि रिस्टोर कर दिया गया। 1970 में क्या हुआ कि किसी भी स्टेट के पास, और ये चले गए
किसी भी स्टेट को पुलिस अलाउड नहीं थी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। और डेमोक्रेसी हालांकि रिस्टोर कर दी गई पहले, क्योंकि ये जो पुलिस थी स्टेट के पास नहीं थी और मिलिट्री के पास थी पुलिस की पावर, बिकॉज आपको पता है कि वो लोग झगड़ रहे थे। डेमोक्रेसी हालांकि रिस्टोर कर दी गई 1999 में, ठीक है। बट रिलीजियस जो डिफरेंसेस थे मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में, ये बढ़ने लगे। रिलीजियस, आपको पता है कि जहाँ गरीबी होती है ऐसा होता है। और ये भी था कि मेरे क्षेत्र में ऑयल ज़्यादा है, तुम्हारे क्षेत्र में नहीं है, तो इससे भी एक डिफरेंस पैदा हो गया कि भैया हम तो ज़्यादा रिसोर्स लेंगे बिकॉज हमारे पास तो रिसोर्सेज हैं ऑयल के, गैस के, इस तरीके से। तो बात यहाँ तक आई कि कितनी लिमिट तक, कितनी एक्सटेंट लिमिट तक स्टेट गवर्नमेंट की पावर होनी चाहिए कंट्रोल करने में, स्टेट गवर्नमेंट के पास कितनी पावर हो, ये एक इशू वहाँ पे आया। तो ऐसा ही दोस्तों, जैसा कि तो आता ही रहता है कि स्टेट के पास कितनी हो, यूनियन के पास कितनी हो, ये इश्यूज आते रहते हैं। जैसे कि भारत में आज भी आता कभी कभी है कि जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है, तो इस केस से क्या मत पता लगा कि आप दोनों का सम्मान करो। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट का सम्मान करे, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल का सम्मान करे, तभी कुछ ना कुछ हो पाएगा, अदरवाइज़ आप धोखा ही खाओगे, है ना। और सेंट्रलाइज सिस्टम तो नहीं होना चाहिए। आप जो है लीडर्स इतने वाइज हों कि कम से कम उन पे इतनी सहमति हो कि हाँ देश का नुकसान नहीं करेंगे हम लोग। तो इंडियन जो फेडरलिज्म दोस्तों है, अगर हम समझें इसको, तो भारत बहुत वीक है। चाहे रिलीजन ले लो, चाहे कल्चर ले लो, चाहे रेस ले लो, भारत तो मतलब यूरोप से ज़्यादा भी डाइवर्स है ना। तो भारत में क्या हुआ कि संविधान निर्माता ने देखा कि भैया हमको पावर डिवाइड करनी पड़ेगी, पावर सेपरेट करनी पड़ेगी, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। और इसका जिम्मा किसको देना पड़ेगा, जुडिशरी को देना पड़ेगा। ये कल को मान लो कोई ये लोग झगड़ते आपस में अगर हैं, ये पावरफुल जो स्टेट गवर्नमेंट के लोग, क्योंकि नेताओं में ऐसी बात होती है कि झगड़ा करने के अलावा उन्हें कुछ सोचता है नहीं। जब वो अपने प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं और लोग कहते हैं भैया तुमने क्या किया, तब वो ऐसे इश्यूज़, मुद्दे उठाते हैं जिससे कि दिमाग ख़राब होता है। जैसे कि तमिलनाडु में कई बार होता क्या है कि जब वहाँ की सरकार अपने प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं कर पाती है, तो वो बोलती यही है कि हिंदी इम्पोजिशन, हम पे हिंदी इम्पोज की जा रही है, इस तरीके से बकवास बोलते हैं। तो ये बातें हैं, हालांकि कुछ हद तक उनकी बात सही है, लेकिन उस टाइम पर बोलने की क्या ज़रूरत है जब आप फेल कर रहे हो, है ना। तो ये एक तरीके से आप पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी ले रहे हो कंट्री को तोड़वाने टाइप का। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हमारे में ऐसी बातें लिखी गई थी कि कोऑपरेशन हो सके और जुडिशरी हमें हमेशा साथ रहे हमारे, ताकि हम अच्छे से डिसाइड कर पाएँ कि किस लिस्ट पे, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इन तीनों लिस्ट में कौन कौन किस पे क्या बनाएगा, पावर में किस सब्जेक्ट पे कौन लॉ बनाएगा, ठीक है। तो डिवीज़न ऑफ पावर जो है वो सेंट्रल के बीच में और स्टेट के बीच में दोनों है, और इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, मतलब कि संविधान में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि हवाबाजी सिर्फ है। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं बोल सकती कि देखो मैं तो बड़ा भाई हूँ, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पर कोई छोटा या बड़ा भाई नहीं होता है। सिंपल सी बात है, जुडिशरी इसके बीच में आ जाएगी, सबको एक डिफाइंड रोल दिया गया है, वो उसको रोल को करना है। इसीलिए बोलते हैं कि जब डिफाइंड रोल दिया गया है, डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए भारत की सरकार को बोलते हैं हम लोग हैं लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट। और क्यों? क्योंकि आप लिमिटेड हो। ऐसा नहीं कि कल को सेंट्रल गवर्नमेंट आए और बोल दे कि भैया हम तो जो मन चाहे वो बनाएंगे, नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिमिटेड हो, इसीलिए आपको लिमिटेड गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फेडरल, एक नई हेडिंग उसमें आई थी एनसीईआरटी में कि फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। अगर दोस्तों अगर आप लिस्ट पढ़ोगे, सेंट्रल लिस्ट जो कि सब्जेक्ट इसमें लिखे हैं कि किन किन सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बिल पास कर सकती है इस तरीके से या एक्शन ले सकती है, तो आपको कुछ ना कुछ लगेगा कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, बिकॉज सब्जेक्ट ही ऐसे उसके पास हैं, डिफेंस ले लो, रेलवे ले लो, है ना। तो इस तरीके के जो स्टेट जो हैं, तो क्यों आखिर ऐसा क्यों है कि
सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी सी स्ट्रांग पोजीशन में दिखती है, वो इसलिए है, ये हालांकि संविधान में लिखा हुआ है ऐसा है, तो वो इसलिए दोस्तों है कि इंडिया है, मान लो इंडिया है यहाँ पे, मान के लो तो इंडिया ही है, ठीक, ये इंडिया है। अब दोस्तों मान लो तमिलनाडु यहाँ पे है, यहाँ पर केरल है, यहाँ पर कर्नाटका है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, और यहाँ पर जो है झारखंड है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ पे तेलंगाना है, यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे हरियाणा है, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे हिमाचल है, यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ पे हिमाचल है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे लद्दाख है, और यहाँ पे अरुणाचल है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर मिजोरम, और यहाँ पे त्रिपुरा है, और यहाँ पर असम है, मेघालय है, इस तरीके से यहाँ सिक्किम है। तो ये दोस्तों भारत के राज्य हो गए, यहाँ पे लक्षद्वीप और यहाँ पे अंडमान निकोबार है, ठीक है। तो अभी दोस्तों क्या है कि मान लो कल को अगर ऐसा क्यों हुआ कि स्ट्रांग सेंटर को स्ट्रांग पावर दी गई। अब दोस्तों यहाँ पे एक रिवर आती है कावेरी। अब अगर मान लो भारत एक ना होता, ये मान लो एक अलग कंट्री होता, जैसा कि कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोगों की मानसिकता रहती है अभी भी है कि भारत को तोड़ दें, बट ऐसा होगा नहीं कभी भी। तो अगर मान लो भारत ना होता, भारत के पास अगर सिस्टम ना होती, ये जो पावर इतनी ना होती सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो अगर मान लो कर्नाटका और तमिलनाडु, इनके बीच से रिवर बहती है कावेरी, तो इनके बीच में डिस्प्यूट्स हैं। अब सोचो यहाँ पे बोली जाती है लैंग्वेज बिल्कुल अलग, कन्नड़ा, और यहाँ पे बोली जाती है तमिल। अब इनके बीच में रिवर डिस्प्यूट है, तो क्या होगा, रिवर डिस्प्यूट है क्या होगा, तो ये लोग तो अपना एक अलग डिस्प्यूट रखेंगे और छोटे मोटे ऐसे इश्यूज आते रहेंगे अगर आप छोटे कंट्री हो, है ना। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको समझा सकती है कि देखो भैया तुम लोग आपस में मत लड़ो, हमें एक ट्रिब्यूनल बनाऊंगा, रिवर ट्रिब्यूनल, वो इश्यूज सॉल्व करेगी। तो ये होता है बड़ा विज़न। जब आपके पास बड़े बड़े लोग होते हैं तो आप उसको अच्छे से पालन करते हो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो इन दोनों स्टेट को समझा सकती है एक बड़े भाई होने के नाते, ठीक है, समझाएगी कि हाँ लड़ो मत पगलो, ये गलत बात है। ठीक है, तो लड़ने से रोकेगा इसको, ये बात आएगी। तो इसीलिए क्या हुआ कि 500 प्रिंसली स्टेट्स उस समय थे जो भारत का हिस्सा नहीं हुए थे, और वो जुड़े ही तभी, सेंट्रल गवर्नमेंट जब मजबूत बनी तभी शायद जुड़ पाए, अदरवाइज़ वो कहीं ना कहीं अलग हो गए होते, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर बहुत थी इसलिए जुड़ पाए। और फिर इनको जोड़ के रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ताकतवर होना ही था। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ताकतवर ना होती तो ये जुड़ ही नहीं पाते, बहुत जल्दी हट जाते। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने कहा थोड़ी बहुत इंस्टेबिलिटी हम स्वीकार कर लेंगे, थोड़ी बहुत तानाशाही स्वीकार कर लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की, बट भारत टूट जाए ऐसा हम नहीं सोचेंगे, बिकॉज भारत ने पार्टीशन देख रखा था, और इसका भारत का बहुत दुख दर्द था लोगों को। तो यही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो यूनिटी की केयर करे, यूनिटी की केयर करने के साथ साथ उसको वेलफेयर के काम भी करने होंगे, जैसे स्कीम्स लानी पड़ेंगी, सोशियो इकोनॉमिक स्कीम्स लानी पड़ेंगी, ताकि लोग अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा पाएँ। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या क्या हैं जो स्ट्रॉन्ग सेंटर को बनाते हैं। संविधान में ऐसी कौन कौन चीज़ें हैं जो दिखाती हैं कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है। तो वो दोस्तों है कि एक तो संसद जो है, पहली बात है कि संसद पार्लियामेंट दिल्ली में जो है वो जब चाहे तो किसी भी स्टेट को तोड़ सकती है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकती है। इसमें उस स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है, केवल एडवाइजरी रोल होता है, बाकी वो कुछ नहीं कर सकती। तो ये होता है, जैसे मान लो कल को अगर चाहे तो कर्नाटका को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दे, यूपी को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दे, नागालैंड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे, आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये पूरा का पूरा कंट्रोल सेंट्रल के पास है। चाहे तो जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, जैसा कि डिवाइड किया भी है
2019 में, तो आप समझ सकते हो उसको। नंबर दूसरा फीचर क्या है कि इमरजेंसी के टाइम पर जब मान लो युद्ध कभी हो रहा है या कुछ भी है, मान लो भारत पाकिस्तान का युद्ध है या भारत चीन का युद्ध है, हाँ मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, बट अगर ऐसा हो जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगी इमरजेंसी के दौरान। मतलब कि कोई भी नेता अगर भाषण दे दे कि ऐसा ऐसा तो नहीं हो पाएगा, तो सारी पावर सेंटर के पास में आ जाएगी। ये लिखा हुआ है संविधान में। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बजट के रेवेन्यू के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो बजट पास करने के अलावा वो स्टेट को ग्रांट भी देता है। और जो ज़्यादा जो आप कह लो कि रेवेन्यू वाले मैटर्स हैं वो सेंटर के पास ही है ना। तो कई बार जो है कई स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि हमारे पास तो ऐसे मुद्दे ही नहीं, हमारे पास तो ऐसे सब्जेक्ट है ही नहीं कि जिस पे हम लॉ बना पाएँ, बिकॉज हमारे पास ऐसे सब्जेक्ट है जिस पे कि आपको रेवेन्यू टैक्स बड़ा कम आता है। सारे टैक्स वाले क्षेत्र जो हैं सब्जेक्ट हैं वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। तो हाँ, ये हो सकता है, ये है भी, क्योंकि वो ज़रूरी भी है दोस्तों। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप समझो स्टेट को उतनी ही ताकत दो जितने की वो ज़रूरत उनको है, बाकी ग्रांट से काम चला लेंगे वो लोग। अब ऐसा नहीं है कि जो लोग कंप्लेन करते हैं, तमिलनाडु कंप्लेन करता है तो उसने ग्रो नहीं किया है, उसने बाकी सारे स्टेट के मुकाबले में ज़्यादा ग्रो किया है। तो इसका कोई लिंक नहीं है कि जो है वो सबको ऐसे ट्रीटमेंट मिलता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि पैसा ले जा कर के कहीं बहा देती है, वो अल्टीमेटली पैसा फिर उसी स्टेट में आ जाता है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से आता है। और वो अच्छी बात भी है, बिकॉज इंडिया सुप्रीम है, इंडिया होना सुप्रीम है। जब इंडिया नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। तो हमारे लिए तो वही सबसे बड़ी बात है। और कई बार क्या है कि जो आर्टिकल 356 का यूज़ होता है, अगर मान लो कल को स्टेट गवर्नमेंट है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि उसको डिसमिस कर दे और वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगवा दे। तो ये बात बिल्कुल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत इतनी है। और आर्टिकल 34 ये कहता है कि इमरजेंसी के दौरान या मार्शल लॉ के दौरान अगर कोई भी ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी करते हैं और बाद में जब इमरजेंसी या मार्शल लॉ ख़त्म होता है तो उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, बिकॉज वो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पर काम कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि आफ्स्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ये कई स्टेट्स में लागू रहा है, पंजाब में, नागालैंड में, मिजोरम में, इस तरीके से लागू रहा है, असम में लागू रहा है। तो ऐसा नहीं बोल सकते आप कि ये क्यों लागू रहा है, बिकॉज वहाँ पर नीड थी इस चीज़ की, इंडियन यूनियन को प्रोटेक्ट करना था। इंडिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया पर आँच आएगी तो हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है कि आखिर आपस में झगड़ा क्या क्या है कि स्टेट और सेंटर के बीच में जो पावर लड़ाई रहती है दोनों भाइयों के बीच में, तो वो इसलिए है कि स्टेट डिमांड करते हैं भैया पावर हमको दो, हम डेवलपमेंट करेंगे लोकल लेवल पे इस तरीके से। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल लेवल पे है, बिकॉज सेंट्रल लेवल एक लेवल सेंट्रल लेवल का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके नीचे उसके आप बात करो कि स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, यूपी गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, है ना, इस तरीके से। और उसके दोस्तों नीचे होते हैं पंचायती राज या म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायती या म्यूनिसिपैलिटीज़। तो जो भेदभाव सेंटर स्टेट के साथ करता है उससे ज़्यादा भेदभाव तो स्टेट गवर्नमेंट सेंटर पंचायती राज के साथ करता है ना। तो ये कहना कि हम बड़े अच्छे हैं, अगर आपको वाकई में पावर डिवॉल्व करनी है तो आप पंचायती राज को पावर दो ना मेनली, क्योंकि वो तो ग्रास रूट लेवल पे ना, एक गांव का प्रधान या फिर एक शहर का म्यूनिसिपैलिटी वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पावर को यूज़ करता है अपनी, और लोगों के डेवलपमेंट पर अच्छे से काम करता है, बिकॉज वो तो मेन चीज़ है वहाँ पे, है ना। तो ऐसे कुछ है दोस्तों, मेनली मैंने आपको बता दिया इस चैप्टर के बारे में। 1960 से लेकर के जो है कांग्रेस का डोमिनेंस था, फिर बाद में 1989 में लगभग डिक्लाइन होना शुरू हुआ कांग्रेस का, और स्टेट पार्टीज जब कोalition गवर्नमेंट आई कि मतलब उस स्टेट में भी उसकी सरकार है
और उसके एमपीज़ हैं जो दिल्ली में भेजे गए हैं उसी पार्टी के। तो अब क्या है कि सारे, जब कांग्रेस डिक्लाइन हुई तो लगभग जो है आप कह लो कि जो रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की का जो दबदबा पार्लियामेंट में बढ़ा जब, तो क्या हुआ कि ये जो सेंट्रल लेवल पे कोalition पॉलिटिक्स बनी कि एक पार्टी की कोई सरकार नहीं थी, बहुत सारी पार्टीज़ मिलके बनी। तो क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी कमज़ोर हो गई और स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी मजबूत हुई। लेकिन फिर देखा गया 2014 में कि बीजेपी बहुत पूर्ण बहुमत से आई है। तो अगेन स्टेट की जो है आप कह लो कि पावर काफ़ी कम हो गई है स्टेट पार्टीज़ की। नेशनल पार्टी जो कि बीजेपी कांग्रेस है, इनकी पावर फिर बढ़ी है, ये लोग ही पावर में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा ऑटोनॉमी की डिमांड क्या है। कुछ जैसे पॉलिटिकल पार्टी जैसे तमिलनाडु में है, या फिर आप कह लो अकाली दल है तमिलनाडु में, आप डीएमके बोल लो, डीएमके पार्टी है। और पंजाब में अगर आप देखो तो अकाली दल है, या अगर आप सीपीआई देख लो, सीपीआईएम। केरला में कौन है, सीपीआईएम। तो इन लोगों ने, या वेस्ट बंगाल में, तो इनकी क्या है, बहुत सारी आप कह लो कि ये डिमांड करते हैं कि स्टेट को पावर ज़्यादा दो, बिकॉज इनकी प्रेजेंस और तो स्टेट में है नहीं, सिर्फ एक ही स्टेट में पावर है। डीएमके जो है वो सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में ही एक्टिव है, इसीलिए उसका मानना है। अकाली जो पार्टी है ये सिर्फ पंजाब में ही एक्टिव है। सीपीआईएम जो है वो सिर्फ केरला में एक्टिव है, तो इसीलिए स्टेट की पावर को वो ज़्यादा डिमांड करते हैं। जो बीजेपी और कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, ये जो पार्टीज़ हैं, ये पार्टी के यहाँ पैन इंडिया लेवल पे हैं, तो इनको पता है कि ये ऐसी डिमांड नहीं करते हैं। इनकी सरकार बहुत राज्यों में है और केंद्र में भी रहती है, तो इसीलिए इनकी इम्पोर्टेंस यही है कि इंडियन गवर्नमेंट पावरफुल रहे, है ना। दूसरी बात यह है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, की टैक्सेस की पावर हमको दो, बहुत सारे रिसोर्सेज में पावर हमको दो, ताकि अपने हम रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएँ लोकल लेवल पे। फिर थर्ड बात यह है कि 1977 में वेस्ट बंगाल में लेफ़्ट गवर्नमेंट सरकार में आई और उसने डिमांड किया कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को दोबारा से लिखो, दोबारा से इनको स्ट्रक्चर करो और स्टेट को हर मामले में पावर दो। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ही कम पावर होनी चाहिए, जो इम्पॉर्टेंट ही है सिर्फ। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, आपको पता है, कोई अपनी पावर कम क्यों करना चाहेगा। फोर्थ पावर दोस्तों है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। उसका कहना यह था कि आईएएस, आईपीएस इनको हटा दो और ये सारी पावर जो है स्टेट को दे दो, ताकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपना कर पाएँ। और पांचवा दोस्तों पावर है जो कि लैंग्वेज, हिंदी इम्पोजिशन की बात जो होती रही है सदर्न स्टेट में, वो ना हो। साउथ के स्टेट में जो हिंदी, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, इनमें जो हिंदी को इम्पोज किया जाता है वो ना हो। तो ये याद। 6 बात दोस्तों है कि रोल ऑफ गवर्नर का रोल जो है वो, एक सरकार जो स्टेट में चुन के आती है उसका सीएम बना, उसकी मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनी, बट उसके ऊपर एक होता है गवर्नर। और गवर्नर कहाँ से, इसका चुनाव तो होता नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है और इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। जब चाहे तो इसको डिसमिस कर सकती है, इसकी बात ना माने, इसका बिल पेंडिंग रखे। हालांकि अब तो कई सारे, बिकॉज ऑफ थैंक्स टू जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, कि आप बिल को एक टाइम लिमिट के बाद पेंडिंग नहीं रख सकते, तो ये तो अच्छी बात है। बल्कि सरकारिया कमीशन ने दोस्तों यही कहा था कि गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है वो नॉन पार्टीजन होनी चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ उसको इम्प्लीमेंट कुछ हुआ नहीं है। आर्टिकल 356 का जो यूज़ होता है कि अगर सेंट्रल में किसी और पार्टी की सरकार है और स्टेट में ऐसी पार्टी की सरकार है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत खफा रहती है, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रवैया थोड़ा अलग रहता है और कई सारे बिल नहीं पास होता है, ऐसा वगैरह होता रहता है। ठीक है, जैसा कि 1959 में क्या हुआ था एक बार कि केरल में बिल्कुल मेजोरिटी की सरकार थी नॉन कांग्रेस की, और क्या हुआ, सेंट्रल लेवल पे थी कांग्रेस की सरकार, और कांग्रेस की सरकार ने इस सरकार को गिरा दिया, टॉपल कर दिया। क्यों, कोई नहीं जानता। शायद इस, आप सोचो, जो नेहरू जी डेमोक्रेसी के इतने बड़े प्रणेता थे,
है ना, डिफेंड करने वाले थे, उन्होंने ही मेजोरिटी सरकार को गिरा दिया। इसका मतलब कोई लॉजिक नहीं था, बट क्या होता है कि पावर में ऐसा ही करना पड़ता है, जो इंसान पावरफुल होता है वो ऐसा ही करता है। हालांकि 1953 में क्या हुआ, एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया, जिसमें क्या हुआ कि स्टेट्स को भाषा के आधार पे बनाया गया कि भाषाओं के आधार पे हम बनाएंगे स्टेट। जैसे कि तमिलनाडु है, वहाँ पे तमिल बोलने वाले हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, इसमें जो है वो तेलुगु बोलने वाले लोग शामिल होंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे आते रहते हैं। तो 1956 से ये बात शुरू हुई कि सभी स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन भाषा के आधार पे होगा। इंटर स्टेट डिस्प्यूट भी कई बार आते हैं सामने, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होना लाजमी है, बनता ही है। जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में बेलगांव में बॉर्डर एरिया को लेकर विवाद है। बेलगांव उसका नाम है, बेलगांव एक गांव है, वहाँ पर विवाद है। अब बताओ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ताकतवर ना हो तो ये दोनों स्टेट तो लड़ के आपस में मर जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इनको बचाती है। चंडीगढ़ का मामला जैसे दोस्तों देखो, चंडीगढ़ क्या है कि वो पंजाब की भी राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी है। दोनों स्टेट्स जो हैं आपस में लड़ते रहते हैं कि भैया ये हमारी राजधानी है, ये हमारी है। बट अगर सोचो सेंट्रल गवर्नमेंट ना हो तो ये कैसे, पावरफुल ना हो तो ये तो आपस में लड़के मर जाएंगे, जैसा कि नाइजीरिया में हुआ था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर बहुत ज़रूरी है ना। ऐसे रिवर का विवाद है, तो कर्नाटका से होते हुए तमिलनाडु बहती है कावेरी रिवर, कावेरी नदी बहती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दोस्तों पावर ना होती तो शायद ये लोग भी आपस में लड़के मर जाते, है ना। तो इसीलिए स्पेशल पावर्स कुछ स्टेट्स को दी गई हैं, स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं स्टेट्स को, कि ताकि उनका कुछ जो एरियाज़ हैं उनको अच्छे से गवर्न कर पाए वो स्टेट। तो जैसे असम, नॉर्थ ईस्ट के लगभग सारे स्टेट्स और जो बाकी जो हिली स्टेट्स हमारे हैं, हिमाचल प्रदेश वगैरह वगैरह, इनको ये अपने आप गवर्न कर पाएँ अपने आप से, तो अच्छी बात होगी। इसीलिए आर्टिकल 371 ऐड किया गया, इसमें ABCDEF ऐसे ऐड किए गए हैं, जिसमें से बहुत सारे ऐसे स्टेट्स भी हैं, जैसे महाराष्ट्र भी इसको ऐड किया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो कुछ रीजन्स हैं वो बैकवर्ड हैं, उनको उनके उस महाराष्ट्र के उस बैकवर्ड रीजन पे महाराष्ट्र का थोड़ा ज़्यादा ही कंट्रोल होगा, है ना। तो इस तरीके से गुजरात को भी ऐड किया गया है। गुजरात में भी एक छोटा सा जो है पार्ट है, उसको भी गवर्न करने के लिए वहाँ की सरकार ज़्यादा पावरफुल होगी। तो दोस्तों ये चैप्टर होता है ख़त्म, अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे, बहुत जल्द लेके आपके लिए आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बिकॉज जब ये चैनल बढ़ेगा तो मैं बहुत इनकरेज्ड, बहुत ही प्रोत्साहित फील करता हूँ, और भी आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू।